नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आई इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम लोग पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए। आज हम जो है एपिसोड 44 तक आ चुके हैं। प्रत्येक दिन 5 टॉपिक लाते हैं, 5 प्रश्न तैयार करते हैं, मिलकर समाधान करते हैं। एक प्रश्न मैं आपको दिया करता हूं जिसका जवाब आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके दे रहे हैं। अब चलिए आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं और ये जो पहला प्रश्न है ना, इसको आपको क्या करना है, 5 स्टार लगा देना है, क्योंकि इस तरह के पैटर्न का जो प्रश्न है वह यूपीएससी का हमेशा से ही फेवरेट टॉपिक रहा है। यहाँ पर कुछ तरह की चीजें दे दिया करेगा, उससे संबंधित कुछ बातें, और कहेगा कि कौन से युग्म जो है सही सुमेलित हैं, ये आप हमें फाइंड आउट करके बता दो। ठीक है, अब यहां पर देखिए अनुच्छेद दिया गया है, संबंधित प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 38 की बात की गई है और आर्टिकल 39 और 39A की बात की गई है, उससे संबंधित मुद्दों को यहां पर दिया गया है। पहला क्या करता है कि आर्टिकल 38, अच्छा ये जो आर्टिकल 38 ये सब है कहां का हिस्सा है, डीपीएसपी का, संविधान के भाग 4 राज्य के जो कुछ नीति निर्देशक तत्व होते हैं उसका ये हिस्सा है। ये बात तो हम सब जानते हैं। अब 38 क्या कहता है, राज्य को सामाजिक आर्थिक असमानताओं को कम करने का निर्देश देता है। आप एक बात समझिए, सबसे पहले डीपीएसपी क्या होता है, क्या वो बाध्यकारी होता है स्टेट पर? जाहिर सी बात है वो बाध्यकारी नहीं होता है। फंडामेंटल राइट की तरह नहीं है कि आप अगर स्टेट आपके लिए वह संसाधन उपलब्ध नहीं कराता है, वह जरिया नहीं देता है, तो आप सीधे जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं कि देखिए यहाँ पर हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो यहाँ पर जो है डीपीएसपी को इससे छूट दिया गया है कि जब स्टेट के पास रिसोर्सेज हो जाएगा तब वह उपलब्ध कराएगी। हालांकि आज की तारीख में देखेंगे तो लगभग चीजें जो है कानून बन करके हमारे समक्ष जो है वो आ ही रहा है डीपीएसपी का। तो यहाँ पर जो है अनुच्छेद 38 जो कहता है कि राज्य को सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने का प्रयास करना चाहिए, ये आर्टिकल 38 में संविधान निर्देश देता है ना सरकार को। तो जाहिर सी बात है ये स्टेटमेंट जो है फिर यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर 39 पर आएंगे तो इसमें कहा गया है कि वंचित वर्गों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता। देखिए कानूनी सहायता जो मुफ्त में है इसको लेकर के बात किया गया, चूंकि भारत के जेलों में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे कैदी ऐसे हैं जो ट्रायल मोड में ही चल रहे हैं और उनके पास सही से कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए संसाधन नहीं है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इस वजह से वो वर्षों से जेल में रह रहे हैं। तो यहाँ पर यह सोचा गया, इस बात की परिकल्पना की गई कि मुफ्त कानूनी सहायता भी लोगों को उपलब्ध कराया जाए, है ना। सुप्रीम कोर्ट का पहल भी इस बात को लेकर के हुआ और यहाँ पर ये चीजें जो है वह 39 तो कहता है पर 39A कहता है कि जो गरीब वर्ग है और समाज के वंचित वर्ग हैं उनको मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराना स्टेट की जिम्मेदारी होगा। तो ये 39A कहता है, ना कि 39 यहाँ पर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यह गलत हो गया। ये अगर यही होता तो सही हो जाता, ठीक है, लेकिन ये नहीं है तो ये गलत हो गया। अब आगे आते हैं, अनुच्छेद 39A क्या कहता है, समान आजीविका, उचित मजदूरी और शोषण से सुरक्षा। दरअसल यह बात जो है 39 कहता है, यानी कि दोनों को बस उल्टा कर दिया गया है ना, इसको बस पलट दिया जाए तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएगा, लेकिन यहां पर इस वजह से दोनों ही गलत हो गया। कौन सा युग्म सही है, तो केवल एक हुआ है, ए विकल्प के साथ चलेंगे, केवल एक। ठीक है, देखिए वैसे भी आपको क्या करना है, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज जो संविधान का भाग 3 और 4 है, इसके तमाम अनुच्छेद जो हैं आपके जुबान पे होने चाहिए, क्योंकि कहीं से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है और ये जो है अनुच्छेद यहीं पर जाकर के फंसता है। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। बीएसएनएल के संदर्भ में यहाँ पर बातें की गई है, भारत संचार निगम लिमिटेड। जानते हैं क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कहा गया है कि सही है, कहा गया है कितने कथन सही हैं, नंबर जोड़ के बताना है। यूपीएससी में आजकल के जो नया पैटर्न है, विकल्प के साथ जो खेल किया जा रहा है वो उस तरह की चीज है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले कीवर्ड पहचानिए। इसका गठन वर्ष 2000 में तात्कालीन दूरसंचार सेवा विभाग के निगमीकरण द्वारा किया गया। देखेंगे अभी चीजें, कीवर्ड हमने निकाल लिया। इसका प्रमुख कार्य जो है पूरे देश में, शब्द पे ध्यान देना है, पूरे देश में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करना है। चलिए इसको भी देखते हैं। और यह कहा गया है कि 100% भारत सरकार के स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र का जो है वह उपक्रम है। ये 3 बातें यहां पर कहा गया है और कहा गया है कि कितने कथन है, ये आप लोग हमें बता दीजिए। देखिए जब इसके गठन की बात की जाएगी, बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड की, तो इसका गठन जो हुआ था 2000, तो यहां लिखा हुआ है, बस एक काम कर लीजिए,
डेट भी यहाँ पर ऐड कीजिए। 15 सितंबर 2000 को जो तात्कालीन दूरसंचार सेवा विभाग है, यह भी सही है, निगमीकरण के द्वारा इसका किया गया था, यानी कि ये स्टेटमेंट जो है वह सही है। मामला समझ में आ गया। अब जरा दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? इसका प्रमुख कार्य पूरे देश में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करना है। पहली नजर में देखने से आपको यह सही लगेगा, ध्यान दीजिएगा। यही चीजें है यूपीएससी के प्रश्न को इसलिए कहा जाता है कि अगर आपने स्टेटमेंट को सही से समझ लिया है, प्रश्न को सही से समझा, तो आपका काम वही बन जाएगा। अब देखिए, अभी तक आपको लग रहा होगा कि ये स्टेटमेंट सही है, अभी मैं आप बताऊंगा, आप कहेंगे अरे ये फैक्ट तो मिस हो रहा था। क्या कहा गया है? आप सोचेंगे कि स्वामित्व वाला सार्वजनिक उपक्रम यदि है, भारत सरकार का है, तो जाहिर सी बात है पूरा देश में तो होना ही चाहिए। लेकिन मजे की बात है, यहां पर 2 मेट्रो सिटी को छोड़ा गया है इसमें। 1 अक्टूबर 2000 ईस्वी से दिल्ली और मुंबई को छोड़ करके पूरे देश में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने का काम बीएसएनएल को दिया गया। तो यहां पर 2 सिटी का मैंने नाम कहा, जो एक देश की राजधानी है और दूसरा जो है यहां पर आर्थिक राजधानी जो देश का हम कहते हैं, कौन सी जगह है? मुंबई। तो इस 2 जगह, ये जो 2 मेट्रो सिटी है, इसको इससे बाहर किया गया है। और यहां पर जो है इस 2 मेट्रो सिटी में सेवा कौन देगा? बीएसएनएल की जगह एमटीएनएल। ध्यान रखना है, यहां पर सेवा बीएसएनएल के द्वारा नहीं देने की बात की गई है। तो यह स्टेटमेंट जो है गलत हो गया। पूरे देश नहीं होगा। अगर यही रहता कि मुंबई और दिल्ली को छोड़ करके पूरे देश में, तो सही स्टेटमेंट होता है। इस बात पर ध्यान देना है। यह 100% भारत सरकार के स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, बिल्कुल सही है, 100%। इसमें जो शेयर है वो भारत सरकार का ही है। किसी भी, क्योंकि आजकल क्या होने लगा है, पीपीपी मॉडल पे काम होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सरकार जो है अपना कुछ शेयर बेच देती है, पार्टनरशिप करती है प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ, फिर उपक्रम जो है अपना चलाती है। बहुत सारे नवरत्न जो कंपनीज वगैरह हैं, इसमें आप ये देखते होंगे। लेकिन बीएसएनएल में फिलहाल ये स्थिति नहीं है। मामला समझ में आ गया? अच्छा, इसमें निकालना है कितने कथन सही हैं। केवल 2 सही हुआ, 1 और 3, 2 सही हुआ, तो केवल 2 बी विकल्प के साथ हम लोग को इसमें चलना है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए, राष्ट्रीय उच्च उपज बीज मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आराम आराम से पढ़िए, इसमें क्या कहा गया है। राष्ट्रीय उच्च उपज बीज मिशन, अगर आप शब्दों को ठीक से पढ़ लेंगे ना, तो बहुत सारी बातें वही क्लियर हो जाता है। अब यहां पर देखते हैं सही है और कितने कथन यहां भी आपसे पूछा गया है। देखते हैं। इस मिशन की घोषणा केंद्रीय बजट जो अभी आया है फेब में 1 फरवरी को, जो वित्त वर्ष जो है 2025-26, क्या उसमें किया गया है, देखेंगे। इसके लिए कुल जो आवंटित राशि की व्यवस्था किया गया है वह 100 करोड़ रुपया क्या है, यह भी समझेंगे। और इसके उद्देश्य में अनुसंधान को बढ़ावा देकर के, यानी कि R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देकर के बीजों की जो विभिन्न किस्म है उसको विकसित करना क्या रखा गया है। अब ये 3 स्टेटमेंट में सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय उच्च उपज बीज मिशन, केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इसमें इस बात की घोषणा की थी और बजट आवंटन जो इसके लिए रखा गया था वह 100 करोड़ रुपए की राशि रखी गई थी। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हो गया। अब इसका उद्देश्य क्या है कि निश्चित तौर पर यहां पर यह बात किया गया है कि अगर आप बीज की बात करेंगे तो देश में कहीं ना कहीं एक चीज तो स्थिति यह है ना कि खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना सरकार चाह रही है कि किसी भी नजरिए से खाद्यान्न का संकट उत्पन्न ना हो। और दूसरी बात है कि आप बीज की नई किस्म अगर आप डेवलप करना चाहते हैं तो उसको आप ऐसे कह सकते हैं कि बीज के रूप में, जैसे हम लोग एक राष्ट्र के रूप में संप्रभुता की बात कहते हैं, इसी तरह बीज संप्रभुता की भी बात की जानी चाहिए, है ना। बीज संप्रभुता की बात भी की जानी चाहिए। और दूसरी बात क्या होना चाहिए, जो हमारे पारंपरिक फसल हैं तो वो पारंपरिक फसल की भी सुरक्षा हो। ऐसा ना हो कि नया बीज हम ले आए और फिर जो है वो पारंपरिक फसल वो हमारा बर्बाद चला जाए। अब अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, जैव विविधता पर फिर बुरा असर पड़ेगा। तो अगर ये सब चीजें किया जाए तो जैव विविधता को भी बेहतर स्थिति में लाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे काम को देखते हुए यह इसका उद्देश्य रखा गया है। यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही स्टेटमेंट सही हो गया। कितने कथन सही हैं? सभी 3। सी विकल्प के साथ हम लोग इसमें जाएंगे। ठीक है, चौथे पर चले। कुंभ आयोजन के संदर्भ में, देखिए कुंभ का मेला अभी खत्म हुआ है, महाकुंभ प्रयागराज में लगा था उत्तर प्रदेश में। इससे संबंधित कुछ बातें पूछी जा सकती है, आजकल छोड़ के नहीं चल सकते हैं। यूपीएससी का दायरा थोड़ा बढ़ा है और पूछा गया है कितने युग्म सही सुमेलित हैं।
अब यहां पर कुंभ स्थल आपसे पूछा गया है और सीधे तौर पर पूछा गया है कि उससे संबंधित नदी। दूसरे शब्दों में और कहें तो कुंभ का जो शहर है, जो स्थल है, वो किस नदी के किनारे है, इस बात को भी लेकर के बात कर सकते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ नजरिए से देखिए, दूसरे तरह पे आप आर्ट एंड कल्चर के नजरिए से देख लीजिए, करंट अफेयर्स के नजरिए से देख लीजिए, चूंकि महाकुंभ संपन्न हुआ है। तो ऐसे टॉपिक जो मल्टी डायमेंशनल होते हैं, यूपीएससी का नजर वहां होता है। अब देखिए, हरिद्वार को लेकर के बात किया गया है। हरिद्वार आप जानते हैं जो है उत्तराखंड में है, गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, संबंधित नदी यही होगा। उज्जैन के विषय में हम जानते हैं, यह शिप्रा नदी के तट पे बताया गया, बिल्कुल सही है। नासिक जो है गोदावरी कहा गया और यह भी सही है। प्रयागराज अभी अभी आप जान ही रहे क्या क्या है, गंगा यमुना सरस्वती के संगम पे। सरस्वती को लेकर के अलग तरह की बातें हैं क्योंकि लुप्त है, लेकिन कहा जाता है कि नदी है। तो गंगा यमुना एवं सरस्वती के संगम पर, तो ये भी सही है। यानी कि चारों ही स्टेटमेंट जो है सही है। कितने युग में सही? चारों, तो सभी चार। डी के साथ फिर हम लोग इसमें चलेंगे। चौथा समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट है। अब पांचवा चलते हैं, ग्रामीण समृद्धि एवं लचीलापन कार्यक्रम। ग्रामीण समृद्धि एवं लचीलापन कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यहां कहा गया सही है, कौन से कथन? चलिए, कितने नहीं है, कौन से कथन है, इसको देखते हैं। पहला स्टेटमेंट देखिए, इसका उद्देश्य को लेकर के पूछा गया है। उद्देश्य क्या है? क्या कौशल विकास द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन की समस्या को रोकना है? यूएन का एक रिपोर्ट आया, उसमें कहा गया कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत में जो प्रत्येक 10 में से 7 लोग जो है वह कहां जाकर के रहना शुरू कर देंगे? सिटी में। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन तेजी से बढ़ेगा, है ना। तो जाहिर सी बात है, ये कोशिश किया जाएगा ना सरकार के द्वारा कि शहरों पे बोझ कम हो और पलायन की समस्या रुके। तो ये कैसे होगा? शहर में लोग क्यों आते हैं? उनको अच्छा जीवन चाहिए। जीवन स्तर में क्या आता है? तो शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, सुरक्षा के माहौल चाहिए, ये सारी चीजें। मनोरंजन के भी साधन जोड़िए आप, आज के समय में वो जो है एसेंशियल हो चुका है। तो ये सारी सुविधाएं अगर दिया जाए, कौशल विकास किया जाए, और कौशल विकास से रोजगार जुड़ेगा, रोजगार से अपने आप सारी चीजें जो है निकलता चलेगा। तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो यहां पर पलायन की समस्या का समाधान करना जो है एक उद्देश्य रखा गया है, ये सही है। और कार्यक्रम के चरण 1 में फेज वाइज जो करने की बात की गई है, उसमें कहा गया है कि फेज 1 में जो काम किया जाएगा उसमें 100 विकासशील कृषि जिलों को कवर किया जाएगा। बिल्कुल सही है, 100 नंबर ही रखा गया है फेज 1 में। दोनों ही स्टेटमेंट सही हुआ। कौन सा कथन सही है? 1 और 2 दोनों। तो सी विकल्प के साथ हम लोग इसमें चलेंगे। ठीक है, तो पांचवा प्रश्न ये हो गया। अब आज का एक प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? आजकल इस तरह के पैटर्न पूछा जाता है ना, क्रम पूछ लिया जाता है आपसे। हिंदू कॉलेज कोलकाता, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ये 4 है। आप देख लीजिए कि क्या किस तरह का पैटर्न रहेगा। जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। समय बहुत कम होता जा रहा है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। लगातार जुड़े रहिए, लगातार करंट अफेयर्स का स्टडी कीजिए। प्लेलिस्ट में पीछे से सारे वीडियो जाकर के आप देख सकते हैं, तो आपकी करंट अफेयर्स के टॉपिक जो है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।